हे गाइस, मैं विज्ञान फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ में एमसीक्यू सेशंस की, जिसके अंतर्गत हम लोग एमसीक्यू के टॉप 30 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के पार्ट्स को ही करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर? तो दोस्तों, सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम की जो खोज है वो कोपरनिकस ने की थी, और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा सन है वो पूरे सेंटर में है और बाकी के प्लैनेट्स जो चक्कर लगाते हैं, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो कोपरनिकस ने ही दी थी, जो कि एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर है और उन्होंने ही ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो एक स्टार यानी सन इज अ स्टार, तो सन के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या उच्छल तारा? तो दोस्तों, इसे हम ग्रह कहते हैं। रीज़न हमें पता है कि जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है वो प्लैनेट कहलाता है और इसीलिए ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि अगर स्टार के चारों ओर चक्कर लगाया जा रहा है तो उसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं, उसी प्रकार प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्रग्रह या सौर तारा? तो उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं यानी सैटेलाइट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सबसे पहले ग्रहों के बारे में तो बहुत से लोगों ने बताया है, लेकिन ग्रहों की गति का जो नियम है वो हमारा केपलर ने किया था, केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर जो है वो जर्मन एस्ट्रोनॉमर हैं और उन्होंने ही सबसे पहले ग्रहों की गति के बारे में बताया था। ग्रहों की गति से मतलब तात्पर्य ये है कि एक ग्रह किसी दूसरे पिंड का अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उस बारे में बात की थी केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो टोटल पहले 9 ग्रह माने जाते थे। 2006 से पहले 9 ग्रह थे, जो कि उसके बाद 8 ग्रह कर दिए गए। और इसको करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसने इसे 8 कर दिया, जिसमें प्लूटो को हटा दिया गया था और उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें क्रम को बताना है, तो चलिए देखते हैं। ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दूसरा, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सी, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। और डी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि धीरे धीरे जो है गति, धीरे धीरे जो है डिस्टेंस वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्लोज है, वो बुध है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है और मंगल है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो इसलिए हम लोग ए ऑप्शन को सही कर लेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रीवियस क्वेश्चन था कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी थी और इस बार पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी है। तो हम लोगों ने अपने कल के क्लास में ही ये बताया था कि वीनस इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो मंगल को ऐसे ही हम लोग काट देंगे, मंगल ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शुक्र सबसे क्लोज, फिर उसके बाद मंगल आएगा, फिर बुध और फिर बृहस्पति। इस तरह से हम लोग इसे सही ऑब्जर्व करेंगे। बुध सबसे दूसरा सबसे नज़दीक नहीं है, तीसरा सबसे नज़दीक है, दैट्स वाई ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम बताना, डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करनी है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे बड़ा बुध है, बृहस्पति है और लास्ट में बुध। सब ऑलमोस्ट सब में यही है, ये इसमें नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, इसमें नहीं है यानी ये भी गलत है, यानी हम लोग ए एंड डी में ही अब देखेंगे। तो इस तरह से एलिमिनेट करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकेंडों में कर डालेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल गया है, दैट्स वाई हम लोग इसके साथ जाएंगे। अब देख लेते हैं डी में कहाँ गलती हुई है। तो बृहस्पति सही है, शनि भी सही है, अरुण सही, वरुण सही। पांचवा ग्रह हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पांचवा ग्रह जो है वो अर्थ है। अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट
planet in our solar system. That's why D option is wrong. Next question. निम्नलिखित में से कौन सा सोलर सिस्टम का भाग नहीं है दोस्तों? पहला शुक्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। अब निहारिका क्या होता है? तो निहारिका को हम लोग नेबुला कहते हैं, नेबुला। अब ये नेबुला क्या है? तो हॉट, एक्सट्रीम हॉट गैसेज ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन के एक्सट्रीम हॉट जो कि क्लाउड बना देते हैं उसे ही नेबुला कहते हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा रहता है? ए ऑप्शन नियत रहता है, बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसमें नियत रहता है, नहीं चलेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता तो कुछ बोलना ही मत। नेक्स्ट, अधिकतम होता है जब भी डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो कनेक्टिविटी तो कमज़ोर होती चली जाएगी, ग्रेविटेशन कम हो जाएगा सन का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टेक्निकली सोच के देखो कि अगर सन जो है हर एक प्लैनेट को, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, अपने ग्रेविटेशन में रखता है, दैट्स वाई अगर वो दूर हो रही है तो उसकी स्पीड भी डाउन हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोग डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, एंड दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो 88 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज, निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? हम लोगों ने इसे अपने प्रीवियस वीडियो में ही कर लिया था कि मंगल ग्रह पे एक ऐसा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स बिगर है। 3 टाइम्स, जी हाँ दोस्तों, 72,000 फीट, और अगर ऐसे बोले मीटर्स में बोले तो 21,000 समथिंग, और किलोमीटर में बोले तो 21 किलोमीटर्स ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है दोस्तों। अब ये पार्थिव ग्रह क्या होता है? तो रॉकी प्लैनेट कह सकते हैं, इनर प्लैनेट कह सकते हैं, जो कि हमारे सन से नज़दीक है। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पार्थिव ग्रह और ये जो रॉकी प्लैनेट है और जोवियन प्लैनेट है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है? तो उसे हम लोग एस्ट्रॉयड कहते हैं, सूर्य ग्रह कहते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? इसमें रॉकी प्लैनेट नहीं है, इसमें से कहा गया। तो बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बुध, शुक्र और मंगल ये सारे पार्थिव ग्रह हैं, रॉकी प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट हैं। तो ये जो हमारा शनि बच जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक जोवियन प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है ऑप्शन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। रीज़न ये है कि हम लोगों ने पहले अभी पढ़ रखा है कि टोटल 8 ग्रह हैं, 4 इनर 4 आउटर, तो ये 4 आउटर में आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा ऐसा सम्मिलित नहीं है? तो शनि नहीं है, अरुण, वरुण या मंगल? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इज अ इनर प्लैनेट, तो मंगल नहीं है क्योंकि मंगल एक पार्थिव ग्रह है, तो इसमें नहीं आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो ऐसा कौन सा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इन 2 ग्रहों को छोड़कर? तो इसमें आंसर आ जाएगा, देखते हैं, बुध शुक्र, पृथ्वी शुक्र, अरुण वरुण या शुक्र और अरुण? तो आंसर इज शुक्र और अरुण, यानी वीनस एंड यूरेनस। ये दोनों जो है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं और पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेट करते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को? हम लोग को पता है कि सूर्य को पृथ्वी सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है और मुखिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे, कौन थे? तो न्यूटन थे, डाल्टन थे, कॉपरनिकस या आइंस्टीन थे? तो वो कॉपरनिकस थे। हम लोगों ने अपने पहले क्वेश्चन में ये देख लिया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने ही दी थी, जिसका अर्थ होता है कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऐसा कौन सा ग्रह नहीं है जो कि पहले लोग उसे ग्रह माना करते थे? सूर्य, मंगल,
शुक्र या शनि। तो सन, सूर्य को पहले लोग ग्रह भी मानते थे, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य के संगठन में सहायक गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी पाई गई है। 73% ऑफ हाइड्रोजन एंड 25% ऑफ हीलियम कंसिस्ट करता है, और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को पूरा करता है, जिससे कि हीट एंड लाइट जो है वो इमिट करती है, और जिसके कारण से सूर्य इतना ज़्यादा ब्राइट है और इतना ज़्यादा चमकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और 2% अदर गैसेस होती हैं सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? तो इसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? रीज़न क्या है इसके पीछे कि सूर्य जो है हमेशा पूर्व में ही निकलता है। ए, पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, तो उनमें से पृथ्वी तो आती नहीं है, तो पूर्व से पश्चिम तो ये घूम ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में स्थित रहती नहीं है क्योंकि एक जगह स्थिर रहती नहीं। तो अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो इनमें से सभी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोग, अगर पूरी तरह से हमें आंसर नहीं भी पता है तो हम लोग एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर ए को आसानी से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये जो नॉर्वे है, इसकी राजधानी ओस्लो है, ये एक ऐसा शहर है, बहुत ही अद्भुत शहर है, जहाँ पे आप रात के 12 बजे भी सूर्य को देख सकते हैं। ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं, बहुत ही सही यहाँ पे व्यू होता है, और आसमान में ग्रीन लाइट्स भी स्कैटर्ड करती रहती हैं। तो ये जो नॉर्वे है, यहाँ पे कब ऐसा टाइम होता है जब ये नज़ारा बनता है? ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर। तो तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो हमारा नॉर्वे है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। दैट्स वाई यहाँ पे जो जून का टाइम है उस समय मैक्सिमम जो सन की रेज पड़ती हैं वो सबसे अच्छी तरीके से पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। दैट्स वाई 21 जून इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस। और 21 जून को यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबा दिन हो जाता है, और इसमें रात्रि तक दिन दिखाई देता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जब एक ऐसा टाइम आता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से सर्कल या स्फीयर नहीं है, दैट्स वाई कभी एक ऐसा टाइम भी आता है जब सबसे नज़दीक हो जाते हैं, और एक ऐसा टाइम भी आता है जब सबसे दूर हो जाते हैं। तो अधिकतम दूरी के बारे में पूछा गया है, तो उपसौर है, अपसौर है, अपोजी है या पेरेजी? तो इसे अपसौर कहेंगे हम लोग। अपसौर इसलिए कहेंगे क्योंकि अपसौर को इंग्लिश में हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। तो अपसौर के टाइम में ये हो जाता है कि सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाती है किसी भी ग्रह की। तो अगर अर्थ के कंडीशन में बात की जाए तो ये सबसे जो मैक्सिमम दूरी है वो 3 जुलाई या 4 जुलाई के आसपास हो जाती है, और सबसे नज़दीक का जब टाइम आता है जिसको हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं, उपसौर कहते हैं, वो आ जाती है हमारा 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसा कि अभी मैंने बता दिया है कि जो सबसे कम डिस्टेंस रह जाता है उसे हम लोग उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं, जो कि अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 3 जनवरी को आता है वो दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को एकाक कहा गया है? किसकी औसत दूरी को खगोलीय एकाक कहा गया है? इंग्लिश में कहे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फर्स्ट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसके बीच की औसत दूरी को कहा गया है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही कहा गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदयमान प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? तो इसका ऑप्शन हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा कर ली है कि
सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वो मध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में या जापान से पूर्व क्षेत्र में। तो हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्वेटर से रिलेटेड हैं। ये भी ज़्यादा पोल की तरफ नहीं है, बट अंटार्कटिका जो है वो पोल्स को रिप्रेजेंट करता है और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य में काला धब्बा क्या है? ये काला धब्बा सूर्य में, जो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि सूर्य में कभी कभी ब्लैक स्पॉट्स भी दिख जाते हैं। तो वो ब्लैक स्पॉट्स क्या होते हैं? ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हो जाते हैं। यार डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दिन का एक ऐसा समय होता है, ये धब्बे जो हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो नाभिकीय संलयन है वो सही तरीके से हो नहीं पाता। दैट्स वाई वहाँ एक ब्लैक स्पॉट, एक ह्यूज ब्लैक स्पॉट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है? तो सूर्य के रासायनिक हाइड्रोजन में हम लोगों ने पढ़ रखा था अभी 72%, 71%। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इस तरह से हम लोगों ने आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। और इसके बाद भी हम लोग 1 से 2 क्लास और भी MCQ के लाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम लोग छोड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू सीटेट और ऑल टेट को हम लोग कवर करके चलेंगे और एक भी क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से मिस नहीं होगा। और इसी तरह हम चैप्टर वाइज पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम लोग MCQ लाकर उस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के वीडियोस और चाहिए हो, MCQ और भी लाने हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं। बाय।